नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं। होंकार के साथ हाजिर हुए रोमाना इसार खान। करीब एक हफ्ते पहले यानी 2 अप्रैल को राजस्थान का छोटा सा शहर है करौली दंगों की आग में झुलस उठा। हिंदू नववर्ष के मौके पर निकाली गई बाइक रैली के दौरान पथराव हुआ और उसके बाद दुकानों में आग लगा दी गई। करीब 50 लोग इस दंगे में घायल हुए। करौली के हालात अब तक ठीक नहीं हुए। अभी भी करौली कर्फ्यू की चपेट में है, लेकिन अब इस दंगे को लेकर जयपुर से दिल्ली तक राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने आज गहलोत सरकार की तुलना तालिबान से करते हुए आरोप लगाया कि राजस्थान में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने की छूट नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आरोप लगाया देश में नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी देश को बांट रही है। तो आज की हुंकार करौली की घटना पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। राजस्थान के करौली में दंगे पर आर पार, गहलोत सरकार पर बीजेपी का बड़ा वार। राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। बहुसंख्यक अपने आप को त्योहार मनाने में भी हिचकते हैं, डर लगता है उनको। बहुत दुख की बात है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा प्रदेश जहां 36 कौम साथ चलती है, वहां पे एक तालिबानी सोच के साथ काम कर रही है राज्य सरकार। करौली के अंदर जो आपने बात करी, क्या पुलिस को खबर नहीं थी? मतलब एक तगारी पत्थर नहीं थे, ऊपर टनों पत्थर थे वहां पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने लगाई प्रधानमंत्री से गुहार। प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आके नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी की पक्ष की धारा हो। इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, कहीं के भी हों। और ये शांति प्रिय प्रदेश है, हमारा जिला बहुत शांति प्रिय है करौली। वहाँ पर इस प्रकार की घटना होना बड़ा दुख भरा है और बड़ा निंदनीय है। इसको राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। क्या करौली के दंगे बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है उससे लगता है कि इसमें कई एंगल जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा तो पहले भी डिमांड थी कि गृह मंत्री खुद हैं अशोक गहलोत, वो उसका जिम्मा ले। जिम्मा लेने का मतलब इस्तीफा दें, और नहीं तो जनता शपथ सिखाई चुनाव में। क्या देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है? देश की हालत बहुत खराब है, नफरत फैलाई जा रही है। रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। इसका रिजल्ट अगले 2, 3, 4 साल में आएगा और भयंकर रिजल्ट है। हिंदुस्तान को बांटा भी गया है और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। करौली के काले दिन का सच क्या है? तो करौली हिंसा जिस पर सियासत धुआंधार है, जिस पर पक्ष पर आर पार है, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और साथ ही प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संगीत रागी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन पहले सीधे प्रेम शुक्ला जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं, प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये तालिबानी शासन की वजह से हिंसा हुई है, अशोक गहलोत की सरकार तालिबानी शासन बीजेपी को क्यों दिखती है? रोमाना जी, देखिए, जिस तरह से करौली में वर्ष प्रतिपदा के दिन जब हिंदुओं का जुलूस निकला, उस जुलूस पर जिस तरह से पथराव किया मुस्लिम मोहल्ले में, वो जुलूस पहुंचते ही और उस मुस्लिम मोहल्ले में लोगों ने छतों पर जो है टनों पत्थर जमा करके रखा था, हथियार रखे थे, पेट्रोल बम रखे थे। अब ये हथियार और पेट्रोल बम से दूसरे समुदाय के लोगों के जुलूस पर हमला करना, यह तो तालिबानी सोच का ही द्योतक है कि हम अपना तो त्योहार मनाएंगे, दूसरे किसी का त्योहार नहीं मनाने देंगे। और इस तरह का कुकृत्य करने वाले षड्यंत्रकारियों, जिसमें कांग्रेस का पार्षद मतलूब अहमद मुख्य षड्यंत्रकारी है, एक सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी ऐसे किसी भी जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना होना, उल्टे श्रीमान अशोक गहलोत का यह बयान देना कि प्रधानमंत्री जी स्पष्ट भाई जो है कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी
कुछ दिक्कत आ गई है, प्रेम शुक्ला जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी आई है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच सीधे वारिस पठान साहब का रुख कर लेते हैं। वारिस पठान जी, आप सुन रहे थे प्रेम शुक्ला जी को, आप सहमत हैं सर? प्रेम शुक्ला साहब कह रहे हैं कि साहब ये सुनियोजित तरीके से एक साजिश रची गई, दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे धर्म के लोग शोभा यात्रा अगर निकाल रहे थे तो उन पर पथराव, तो जाहिर सी बात है पत्थर एकदम से तो आएंगे नहीं, पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए होंगे, तभी तो पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए गए। देखिए रुमाना जी, वायलेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। हम खंडन करते हैं, जिसने भी साजिश किया उसके खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई करे और जो भी गिल्टी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब करौली में हुआ क्या था, हमारे हिंदू भाई अपना त्योहार मनाने के लिए निकले थे, वहां से जुलूस निकाला था, मगर जुलूस में निकलने के वक्त जब मस्जिद आई तो उन्होंने क्या किया उस मस्जिद के बाद, आपको पता है ना, मस्जिद के बाहर खड़े रह के नारेबाजी की, गाने गाए गए कि जो टोपी दाढ़ी रखते हैं ये भी एक दिन राम जय श्री राम बोलेंगे। ये वहां पर प्रोवोकेशन किया गया, गाने किए गए। उसके बाद अगर आप किसी को प्रोवोक करोगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले भी तो हाथ में चूड़ियां नहीं पहने तो उन्हें भी सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रोवोकेशन का मतलब आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे? फिर तो सर कोई मतलब ही नहीं बचता है देश में पुलिस का, कानून का, कोर्ट्स का। ये क्या बात कर दी आपने? देखिए वहां पर गहलोत साहब की सरकार थी राजस्थान के अंदर, अगर पुलिस ने जुलूस की इजाजत दिया तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी वहां पर होगी, तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका इनको प्रोवोकेशन करने से? तो सर आप जस्टिफाई तो मत कीजिए ना, आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं वारिस पठान साहब? आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि साहब मस्जिद के बाहर आकर आप वहां पर मौजूद थे क्या? कि आपकी आंखों के सामने ऐसी नारेबाजी हुई है सर? आप यहां पर बैठकर जिस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हिंसा को, सर वो तो निंदनीय है। मैं हिंसा को कभी ना जस्टिफाई किया था ना करूंगा, मैंने हमेशा हर तरह की हिंसा का खंडन किया है, मगर शायद आप कभी वीडियो या सोशल मीडिया से कम हो वाकिफ। हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर काफी वीडियो है जिसके अंदर वहां से मोहल्ले से जब जुलूस निकला, मस्जिद के बाहर खड़े रहकर नारेबाजी की गई है, गाने गाए गए हैं, मुसलमानों के खिलाफ प्रोवोकेशन भड़काया गया, तभी ये आग बढ़ी। अब जो भी समुदाय वारिस पठान साहब आप जब ये बात कर रहे हैं ना सर, मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल बाद भी आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं कि आप मस्जिद के अंदर गाय काट कर फेंक दो, माफ कीजिएगा मंदिर के अंदर आप गाय काट कर फेंक दो, मस्जिद के अंदर आप सुअर काट कर फेंक दो और लो दंगे भड़का दो। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके की दलील है सर जो आप इस वक्त यहाँ पर बैठकर दे रहे हैं। आप कैसे हिंसा को जस्टिफाई कर सकते हैं सर? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब आजादी के 75 साल बाद भी आज भी हम उतने के उतने ही बेवकूफ हैं सर। अगर कोई आएगा दंगा भड़काना चाहेगा तो वो भड़का लेगा, हमारा फायदा उठा लेगा, हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे, हम देश के संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं वारिस पठान साहब? सुनिए रुमाना जी, मुझे लगता है या तो आपको हिंदी नहीं आती है, या तो आप मुझको मिस इंटरप्रेट करना चाहते हैं, या तो आप झूठ बोलना चाहते हैं। प्लीज जरा खामोशी के साथ सुनिए, मुझे पता है आप एंकर है, सुनिए आप मेरी बात। मैं कब से क्या बोल रहा हूँ, मैं खंडन कर रहा हूँ वायलेंस का। आप बोल रहे हो मैं दंगे भड़का रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जिस किसी ने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए। आप बोल रहे हो कि मैं संविधान की धज्जियां उड़ा रहा हूँ। अरे आप यहाँ बैठ के चल रहे हो कब से, मेरी बात को गलत साबित करने की आप कोशिश कर रहे हो, दंगे की साजिशकार बन रहे हो आप। मैं तो दंगे का खंडन कर रहा हूं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब मस्जिद के बाहर खड़े होकर इस तरीके के नारे लगाए जाएंगे तो क्या चूड़ियां पहनी हुई है हाथ में? ये आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। एक तो मुझे आपके इस बयान पर ही आपत्ति है कि आपने कैसे चूड़ियों का जिक्र कर दिया सर। मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं सर बिना सोचे समझे। मैं तो सिर्फ आपको टोक रही हूँ सर कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, जरा संभल कर अपनी बात रखिए प्लीज। वीडियो वापस कॉल करें, वीडियो चलाए, या सही मैं बोल रहा हूँ या रुमाना इसरार सही बोल रही है। अगर रुमाना इसरार गलत बोलेगी तो माफी मांगना पड़ेगा, पूरे देश के सामने आपको माफी मांगना पड़ेगा। मेरा स्टार्टिंग का अल्फाज था, मैं खंडन करता हूँ वायलेंस का। आप मुझे बोल रहे हो मैं भड़का रहा हूँ। मैंने कहा अगर कोई किसी को प्रोवोक करेगा तो सामने वाले भी आएंगे। कोई चूड़िया नहीं पहना, आपस में भिड़ गया, पुलिस थी तो पुलिस क्या कर रही थी? खान ने पुलिस को पूछा कि आप वहां खड़े थे तो फिर से आप भाषा का संयम जो है वो खो रहे हैं सर। आप फिर से भाषा का संयम खो रहे हैं। आप मेरा पॉइंट शायद समझ नहीं रहे हैं या समझना चाह नहीं रहे हैं। मैं तो आपकी बात अच्छे से समझ रही हूँ सर। मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर वारिस पठान साहब की तरफ से किया जा रहा है, वो खुद इस तरीके की जबान के लिए जिम्मेदार हैं। मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। सर प्लीज वारिस पठान साहब आपसे गुजारिश है सर, प्लीज थोड़ा संयम के साथ सर, थोड़ा संयम के साथ। हम यहाँ पर सर लड़ने नहीं बैठे हुए हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं आपकी बात को समझना चाह रही हूँ, मैं आपको काउंटर कर रही हूँ। आराम से तसल्ली से जवाब दीजिए प्लीज, आपसे गुजारिश है। चिल्लाइए, आराम से चिल्लाइए मत, आराम से। 10 साल से टीवी में डिबेट कर रहे हैं,
झुठलाना और काउंटर करने में बहुत फर्क है। किसी का आवाज कम करके आप झुठला नहीं सकते उसको। मेरा आवाज भारी है, सर यहाँ पर सब कुछ, सर यहाँ पर किसी की आवाज भारी और किसी की आवाज पतली होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। यहाँ सब कुछ जो है वो तकनीक से कंट्रोल हो रहा है सर। तो आप यहाँ पर अगर कंपटीशन करना चाहेंगे मेरे साथ अपनी आवाज का, तो उसका कोई मतलब नहीं है सर। वारिस पठान साहब, वारिस पठान साहब, आप यहाँ मुझसे कंपटीशन करने थोड़ी आए। मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। फाश करने आया हूँ मैं। आप जो जहर उगल रहे हो झूठा मुझे साबित करने का, मैं उसको आपका चेहरे से बेनकाब करूंगा बैठ के यहाँ पर। अगर आप मुझे झुठलाओगे मैं आपको झुठलाऊंगा। मैंने कहा मैं वायलेंस का खंडन करता हूँ। मैंने कहा प्रोवोकेशन हुआ था, पुलिस वहां पे थी, दोनों को पकड़ा गया। तो आप क्यों बोल रहे हो कि मैं जहर फैला रहा हूँ, मैं संविधान क्यों नहीं मार रहा हूँ? अरे हम संविधान को मानते हैं रुमाना जी। आप एंकरिंग का करिए, हमको डिबेट करने दीजिए, आप हमारी बात रखने का हमको मौका दीजिए। मुझे लगता है, मुझे ठीक है सर, एक सेकंड रुकिए तो प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप जबान से शुरुआत में कह दें कि साहब मैं जो हूँ वो हिंसा की निंदा करता हूँ, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन फिर आप आगे जब बात बढ़ाएं तो वो अगर मगर इफ बट लगाकर आप ये भी कह दें कि अगर मस्जिद के बाहर खड़े होकर नारेबाजी होगी, अगर मस्जिद के बाहर खड़े होकर इस तरीके से उकसावे वाले बयान दिए जाएंगे तो फिर क्या दूसरा पक्ष चुप रहेगा? और जो शब्द ये इस्तेमाल कर रहे थे सर, मैं तो क्योंकि उससे सहमत नहीं हूँ तो मैं तो वो नहीं दोहराऊंगा। ठीक है वारिस पठान साहब जरा सा सुन लीजिए प्लीज। वारिस पठान साहब शोर कम हो जाए तो मैं उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। वारिस पठान साहब, प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन ले फिर आऊंगी। आइए प्रेम शुक्ला जी। रोमाना जी, श्रीमान वारिस पठान का कहना है कि वहां मस्जिद के सामने लोगों ने प्रोवोक कर दिया, इसलिए वहां पथराव हो गया। तो साहब मस्जिद के सामने प्रोवोक किया होगा 2-5 मिनट, 2-5 मिनट में टनों पत्थर छतों पर कैसे आ गए? इसके बारे में क्या श्रीमान वारिस पठान जी के पास कोई अन्वेषण की रिपोर्ट है क्या? तो आप जो है प्रोवोकेशन के पहले ही वहां पत्थर जमा थे, इसके प्रमाण है। और ये पत्थर, ट्रकों पत्थर जो है अगर छतों पर पहुंचते हैं तो वो तत्क्षण के प्रोवोकेशन से संभव नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई शक्तियां ऐसी वहां सक्रिय थी जिनको पता था। और पीएफआई का जो पत्र है, पीएफआई एक दिन पहले पत्र लिख देती है कि चूंकि जो है रामनवमी का उत्सव जुलूस, शोभा यात्राएं राजस्थान के विविध शहरों में निकल रही हैं, इसलिए वहां पर जो है सांप्रदायिक तनाव फैलने की उम्मीद है। यदि शोभा यात्रा हिंदुओं की निकलेगी तो शोभा यात्रा से प्रोवोक हो जाएंगे आप। यही तो तालिबानी सोच है कि आप जो है, मैं कल मुसलमानों का कोई जुलूस निकले उससे मैं प्रोवोक हो जाऊं, तो ये मेरी सोच में खोट है ना। अगर कहीं मुसलमानों का जुलूस निकल रहा है और धार्मिक जुलूस है तो मैंने उसको प्रणाम करना चाहिए। मैं अगर उसके साथ नहीं खड़ा हूँ तो उसको जो है मैंने कम से कम नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन उस पर पत्थर फेंकना ये किस तरह की मेरी वृत्ति का द्योतक है, ये स्पष्ट कर। आपने बहुत अच्छी बात कही है प्रेम शुक्ला जी, और आपने पीएफआई की जिस चिट्ठी का जिक्र किया है, इस वक्त वो चिट्ठी मेरे हाथ में है। इस चिट्ठी पर भी मैं आऊंगी आगे, लेकिन पहले वारिस पठान साहब, वो जो बड़ा सटीक सा सवाल प्रेम शुक्ला जी ने रखा है ना कि साहब किसी दूसरे धर्म की अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो वो आपकी आंख में क्यों खटक रही है? 2-4 मिनट के लिए चलिए मान लिया, आपकी बात को मान लिया कि अगर वहां पर नारेबाजी भी हो गई तो 2-4 मिनट में वहां पर वो मनो पत्थर जो है वो कैसे छतों पर पहुंच गया सर, जो इस तरीके का पथराव हो गया कि 50 लोग उसकी चपेट में आकर घायल हो गए? इसका कोई जवाब है? हंसिए मत सर, गंभीर मुद्दा है। जब आप हंसते हैं सर तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को हंसी का पात्र बनाते हैं। आइए सर। मैं आपको बताता हूँ किसकी मानसिकता गंदी है, किसकी सोच गंदी है, किसके विचार गंदे। तो आप में तमाम देश देख रहा है, बजरंगी मुनि नाम का एक शख्स उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर निकलता है, रास्ते पे गाड़ी में बैठा है पुलिस साथ में, और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को उठा के लाएंगे, किडनैप करके लाएंगे और उनका बलात्कार करेंगे। और वहां पे लोग खड़े रह के तालियां बजा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर बजरंग मुनि को लेकर भी रिपोर्ट हमने तैयार की है। आप लगातार एबीपी न्यूज देखते रहिएगा सर, और आपको पता चल जाएगा कि बजरंग मुनि को लेकर किस तरीके के सवाल आज एबीपी न्यूज उठाने वाला है। अभी इस वक्त जो कार्यक्रम मैं कर रही हूं और मेरा जो टॉपिक है उस पर जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, तो आप प्लीज बजरंग मुनि को अपनी ढाल मत बनाइए। आप जो सटीक सवाल प्रेम शुक्ला जी ने पूछा है उसका सटीक जवाब दे दीजिए सर। और बजरंग मुनि के बारे में सर एबीपी न्यूज देखते रहिएगा, क्योंकि बजरंग मुनि को बेनकाब करने के लिए हमने रिपोर्ट तैयार की है सर। पड़ रही है क्या रुमाना इसरार खान ने बजरंगी मुनि का खंडन किया?
रवाना इसरार खान, आप भी महिला है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उन महिलाओं की भी इज्जत करता हूँ जिसके बारे में बजरंग बली ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम ला के उसका बलात्कार करेंगे। रुमाना इसरार खान क्या इसका खंडन करेंगी? हाँ या ना? मुझे भी वारिस पठान साहब, मैं क्या, मेरा पूरा चैनल खंडन कर रहा है। हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं, हम तो प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे लोग बाहर कैसे हैं, सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, इसीलिए मेरा चैनल देखिए, एबीपी न्यूज देखिए। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप लोग चैनल देखते नहीं हैं। इस वक्त चैनल पर जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप सवाल से क्यों बच रहे हैं। मेरे बजरंग मुनि का मैं खंडन करती हूँ, मेरा चैनल खंडन करता है, हम सवाल पूछते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं। आप बजरंग मुनि को अपनी ढाल क्यों बना रहे हैं? अरे मैं तो आपको बिंदास जवाब दे रहा हूँ, ओपन जवाब दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि जिसने अगर पत्थर रखा, इंक्वायरी करिए। अशोक गहलोत सरकार की ये फेलियर है कि उन्होंने इस तरह का प्रोसेस जाने दिया और वहां पे प्रॉब्लम हुआ। अब प्रॉब्लम हुआ तो संभालने की जवाबदारी भी गहलोत सरकार की है। एक तरफ बीजेपी सरकार है, दूसरी तरफ गहलोत सरकार है, दोनों में भी कमी नहीं है। पूरे देश में नफरत का माहौल फैलता जा रहा है रोज दिन ब दिन। तो जिसने पत्थर रखा उसको अरेस्ट कीजिए, जिसने प्रोवोकेशन किया उसको अरेस्ट करिए, दोनों को अरेस्ट किए, न्यायपालिका में ले जाइए, जज साहब फैसला करेंगे कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, दो और खास मेहमान अब इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सलमान निजामी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि सलमान निजामी के पहले हम रुक कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि जितने जिम्मेदार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को इस पूरे मामले में बनाया जा रहा है, क्या उससे डबल जिम्मेदार कांग्रेस खुद नहीं है? सलमान निजामी, जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, सीएम खुद गृह मंत्रालय संभालते हैं और इतने ज्यादा दंगे करौली में हो जाते हैं, 50 लोग जख्मी हो जाते हैं। जी देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, चाहे आप राजस्थान की बात करिए, चाहे आज जो बयान जो वारिस भाई ने कहा, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, कभी हिजाब पे बात होती है, कभी लाउडस्पीकर की बात होती है, कभी मीट की बात होती है, तो ये माहौल बनाने वाले कौन लोग हैं? ये तो भाजपा के लोग हैं। सलमान निजामी, करौली पर हम बात कर रहे हैं, हम करौली हिंसा पर बात कर रहे हैं, हम उस करौली हिंसा पर बात कर रहे हैं जिसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, उनको आकर कड़ा संदेश देना चाहिए। हम उस करौली हिंसा पर बात कर रहे हैं और उस पर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार कांग्रेस के ऐसे दोहरा रवैया क्यों है? कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकती है? हिंदू मुस्लिम किसने किया करौली में? जो है बयान बलात्कार होना चाहिए उनका, इन पर रोक क्यों नहीं लगती है? वो यति जो है, आपने देखा किस तरीके से हरिद्वार में कितने टाइम लग गया उनको अरेस्ट करने में। इनको आपने नफरती बंदर मैदान में छोड़ दिए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और ये भाजपा को स्टैंड लेना चाहिए। अगर ये चाहते हैं देश को बचाना, प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और डिसऑन करना चाहिए भाजपा की पार्टी के लोगों को इन लोगों के साथ। ये क्यों नहीं सामने आते हैं? पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, आप देखिए किस तरीके से ये गुंडे जो हैं सीधे धमकियां देते हैं और अंदर घुस के करौली हिंसा से यति नरसिम्हानंद का या फिर बजरंग मुनि का, जिनका जिक्र अभी कर रहे थे वारिस पठान, क्या लिंक है, क्या मतलब है? आप लोगों से करौली हिंसा पर मैं सवाल पूछ रही हूँ और आप लोग जो है बात करो चीन की, आप जापान पहुंच रहे हैं। सर, अरे आप सीधे सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे सर? राजस्थान सरकार ने पूरा काम किया है। क्या काम किया राजस्थान सरकार ने? जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य आरोपी पार्षद है मतलूब साहब, वो तो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सर, ये काम किया राजस्थान सरकार ने? क्या काम किया राजस्थान सरकार ने, मुझे बताइए। कहाँ है मतलूब अहमद, कहाँ है? एफआईआर में उसका नाम है, लेकिन अभी तक वो क्यों फरार है? किया है इन लोगों को जो एंडोर्स करने का काम किया है, सपोर्ट देने का काम किया है, उससे हमें आपत्ति है कि देश को कहां ले जा रहे हैं। श्रीलंका को देखिए कहां हो गया श्रीलंका का आजाद। नहीं सर, ये तो फिर वही बात हो गई सर, ये तो फिर वही बात हो गई कि मैच फिक्स्ड है। आप बीजेपी से बात कर लो तो वो आप लोगों को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं, आप लोगों से बात करो आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहो और दंगों में आम आदमी अपनी जान गंवाता रहे। आइए संगीत रागी साहब, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी मैच चल रहा है। देखिए रुमाना जी, दंगे कहाँ हुए? दंगे राजस्थान में हुए, करौली में हुए,
लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार के हिस्से में होता है। जब भी इस प्रकार का धार्मिक प्रोसेशन निकलता है तो उसमें पहले परमिशन लिया जाता है और सरकार भी पूरा इंतजाम करती है। आपको पता है कि यदि वो सेंसिटिव एरिया है तो और ज्यादा आप एहतियात बरतते हैं। जब चांदनी चौक और लाल किला के दरमियान जब जुलूस रामनवमी के निकलते हैं तब भी सरकारें आकर के वहां पर व्यवस्था देखती हैं। हमने कभी एक आध बार छुटपुट घटनाएं हुई होंगी, लेकिन कभी मैंने चांदनी चौक इलाके में या उस इलाके में दिल्ली 7 में इस प्रकार का दंगा होते हुए नहीं देखा है। लेकिन रामनवमी के जुलूस तो निकलते हैं, हो सकता है नारे भी लगते हों, हमको याद है। लेकिन इस प्रकार का और ऐसी घटनाएं ये कोई पहली बार नहीं हो रही हैं कि रामनवमी के जुलूस या हिंदुओं के त्योहारों के जुलूस पर पत्थर फेंके गए हों और उसके बाद दंगा भड़क गया हो। ये अलीगढ़ में भी हुआ है, अहमदाबाद में भी पहले हुआ है, भिवंडी में भी हुआ है। मैं एक है पैटर्न, यदि आप पढ़ेंगे, इसका लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको दंगे में जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं उनके पैटर्न में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जबकि जुलूस पर जो हो ऐसे हुए हैं और खास करके मस्जिदों के आसपास से इस प्रकार की चीजें घटी हैं और दंगे, इस कारण से जितनी भी सरकारें होती हैं वो एहतियात ज्यादा बरतती हैं। लेकिन यहां पर क्या देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसका दायित्व लेने के बजाय वो किसको कटघरे में खड़ा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ी। दूसरा बात, माहौल बनाने की बात की जा रही है। अरे भाई, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जिसने गलत चीजें मुसलमानों के बारे में बोला उसके खिलाफ FIR हो चुका है और किसी भी सभ्य समाज का व्यक्ति ऐसी चीजों को डिफेंड नहीं कर सकता है। हम भी नहीं डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सलमान निजामी जी इसी कश्मीर के अंदर नारे लगते थे मस्जिदों से और दिन में लगते थे, खुले लगते थे कि तुम अपनी महिलाओं और बहन बेटियों को, पत्नियों को यहां छोड़ करके जाओ या तो इस्लाम कबूल करो। तब क्या भारत के अन्य प्रदेशों में मुसलमानों के खिलाफ दंगे हो जाते थे? क्या तब जाकर के लखनऊ में दंगे हो जाते थे? नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? कि वहां की घटना बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मुझे लगता है सलमान निजामी को यहां पर आना चाहिए। सलमान निजामी, इस देश के संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है सर। किसी एक समुदाय की भावनाएं भी नहीं हो सकती हैं कि आपकी भावनाएं इतनी आहत हो गई हैं, आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लो, आप हिंसा को जस्टिफाई करने लगो। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। ये देश संविधान से ही चलेगा। सलमान निजामी, देखिए, अभी इन्होंने कश्मीर की बात की, पूरे क्या था, हम कश्मीर से हमें पूरी उस वक्त मस्जिद का कान तोड़ कर रहा था। कौन पार्टी उसके साथ ही है या नहीं? क्योंकि पार्टी के लोग जिन्होंने देश में माहौल खराब किया था और उसका असर कश्मीर में दिखा। और क्यों छोड़ दिया आपने, उसके बाद ही कश्मीर में माहौल खराब हुआ। तो बात तो जब सत्ता में आती है 1990 में कश्मीर पंडितों का जो कत्लेआम हुआ, मूल मुद्दे को समझिए ना सलमान निजामी। अब आप बहस को कश्मीर पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही है? अभी जो आप दलील दे रहे थे कि साहब देखिए दूसरे पक्ष की तरफ से किस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, वो उसको लेकर आपको जवाब दे रहे थे। और कश्मीर का उन्होंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप खुद कश्मीर से आते हैं तो आप उस सच्चाई को समझेंगे। यहाँ पर मूल मुद्दे पर आइए ना, जो मैंने आपसे पूछा है कि साहब आपकी भावनाएं देश के संविधान, देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकती हैं। आप भावनाओं का हवाला देकर, आप उकसावे की दलील देकर हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप इससे अपनी नजरें नहीं फेर सकते हैं सलमान निजामी, ये सवाल है। एज ए मुस्लिम मैं कह रहा हूं, अगर इसमें मुसलमान कसूरवार है उसको सजा दीजिए, लेकिन आप उन लोगों को सांसद बनाते हो। आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाया, इसीलिए आजादी मिलती है। अब आप साध्वी प्रज्ञा पर आ गए। सर, मुद्दा करौली का है और करौली के मामले के अंदर मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, एक स्पेसिफिक मुद्दे पर मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन उसको बार बार यहाँ पर जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि इस स्पेसिफिक मुद्दे पर, क्योंकि इस करौली के मुद्दे पर सवालों के जवाब आपके पास नहीं है देने के लिए। इस वजह से क्या आप इस मुद्दे को जनरलाइज कर रहे हैं? इस वजह से क्या आप इसको डिरेल करना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं कि साहब मुख्य आरोपी इस मामले में मतलूब अहमद, जो पार्षद है, उसका नाम FIR में है, उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और आप साध्वी प्रज्ञा पर जा रहे हैं। सर, मैं राजस्थान करौली में हुई हिंसा की बात कर रही हूं सलमान निजामी साहब। नहीं, मैंने बोला, देखिए अशोक गहलोत जी ने स्टेटमेंट दे दिया, जो आरोपी है उसको सजा होगी, बस हो गया काम। सरकार अपना काम कर रही है, उसमें कोई देखा नहीं जा रहा कि किस तरफ का कौन व्यक्ति है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि
सर अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश को संबोधित करना चाहिए, हिंसा को वो कंडेम करें, चाहे वो हिंसा किसी भी पक्ष के द्वारा की जा रही हो, देश में कानून का राज स्थापित रहे। तो अशोक गहलोत तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं सर, वो अपनी जिम्मेदारी कहां खुद निभा रहे हैं? अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते सर, तो क्या राजस्थान में इस तरीके की हिंसा होती? प्रेम शुक्ला जी आइए, उसके बाद मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी देखिए, तर्क की बात करने के लिए ना तो श्रीमान वारिस पठान तैयार हैं और ना ही उनके दूसरे साथी। इनका संकट देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जिन लोगों ने ट्रकों पत्थर अपने छतों पर बटोर कर रखा, क्या उनकी जांच हुई? उन्होंने पत्थर क्यों बटोर के रखे थे, क्या ये इसका खुलासा हुआ? वो पथराव उस शोभा यात्रा पर क्यों करना चाहते थे, किसके उकसावे में करना चाहते थे, क्या इसकी जांच हुई? अगर कोई वहां नारा लगा रहा था तो क्या उसकी जांच हुई? वो नारा किसके उकसावे पर लगा रहा था, क्या उसकी जांच हुई? तो साहब आप एक स्पष्ट जांच करिए और कड़ी सजा दीजिए ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। वो किसी पक्ष के लोग सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दायित्व तो क्या राज्य सरकार का नहीं है? और राज्य सरकार क्या उस दायित्व का निर्वाह कर रही है? आप जो है एक दलित बेटी पर चूंकि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति बलात्कार कर देता है इसलिए उस पर कार्रवाई तक नहीं करते राजस्थान की। इस तरह की गतिविधियां आप करेंगे तो साहब उससे आप करेंगे क्या? दो समाजों के बीच सरकार को जो है विद्वेष निर्माण करने का दायित्व है क्या उसका? बल्कि अगर दो समाजों में कहीं विद्वेष पैदा हो रहा हो तो उस खाई को पाटने की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल, सरकार उल्टा काम कर रही है। बिल्कुल। वारिस पठान साहब, ये तुष्टीकरण की जो नीति है अशोक गहलोत की, इसी वजह से ये हिंसा राजस्थान में। देखिए, राजस्थान की बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा सिर्फ करौली तक बात करी, लेकिन जब दूसरे पैनलिस्ट बोलने लगे कश्मीर वगैरह तो आपने उनको कभी नहीं रोका, आपने उनको और अच्छा कहा कि कहिए। बहरहाल ठीक है, मैं करौली तक ही बात करूंगा। मेरा ये मानना है कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे प्रशासन, चाहे गहलोत सरकार हो। उन्होंने पहले इजाजत अगर दिया है तो उनको ये चीज की मालूमात होनी चाहिए थी कि अगर जुलूस वहां से निकल रहा है, सेंसिटिव एरिया है, वहां मस्जिद है, प्रोवोकेशन हो सकता है, राइट हो सकती है, तो उन्होंने क्यों लापरवाही बरती, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब जो लोग जुलूस में गए, जिन्होंने नारेबाजी की, प्रोवोकेशन किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने सामने से अगर ऐसा जो बोलते हैं कि उन्होंने पथरावबाजी किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमारे देश में क्यों हो रहा है, रोज क्यों इतनी नफरत फैली जा रही है? इसकी वजह तो आपके सामने है कि अगर जेनोसाइड का कॉल दिया जाएगा एक तरफ से, अगर ये कहा जाएगा रोज के मुसलमानों का नरसंहार कर दो, महापंचायत के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जाएगा, तो जहर तो गाएगा ही ना, और नरसिंह आराम से खुली हवा में घूमेगा। कालीचरण जिसने हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में इतने अपशब्द बोल दिए थे, गोडसे की तारीफ कर दी थी, बेल पे आता तलवार लेके घूम रहा है एरिया में, तलवार हीरो बन के घूम रहा है। तो ऐसे अगर दरिंदों को आप हीरो बनाओगे तो देश का माहौल तो खराब होगा, नफरत की राजनीति होगी। आज इतनी नफरत फैल गई है रुमाना जी कि उन्होंने कह दिया भगवा कलर हमारा, हरा कलर तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा, रंगों में, जानवरों में, सब में इन्होंने देश को बांट दिया। तो ये मानसिकता कहां से लाते हैं ये लोग? कहां से लाया बजरंगी बनी इतनी गंदी मानसिकता कि उसमें इतनी हिम्मत आई उस दरिंदे में? लेकिन आपको ये भी तो समझना चाहिए ना कि कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर। आपको ये तो समझना चाहिए कि कोई भी बजरंग मुनि को या यति नरसिंहनाथ को यहाँ पर बैठकर डिफेंड नहीं कर रहा है, कोई उनका बचाव नहीं कर रहा है, और देश के कानून के तहत उन पर एक्शन भी लिया जाएगा और लिया जा रहा है। डॉक्टर संगीत रागी। देखिए रुमाना जी, वारिस पठान जी आपने बोल लिया, आप थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए वारिस पठान जी। अरे वारिस पठान जी सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा सा आप अपने एबीपी के दर्शकों को जरा बता दीजिए कि अल्जीरिया में कौन सा बजरंगी है, ट्यूनीसिया में कौन सा बजरंगी है, मोरक्को में कौन सा बजरंगी है, सीरिया में कौन सा बजरंगी है, ये बाकी जितने एक सेकंड वारिस पठान आप लगातार बोल रहे हैं सर, आप डिबेट में आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्शन कट गया? ठीक है सर, ठीक है, आइए संगीत रागी जी आइए। देखिए रुमाना जी, जब आप हिंसा करते हैं तो हिंसा के जस्टिफिकेशन के लिए आप कारण निकालते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये हिंदू मुसलमान मुस्लिम समाज का, क्या हिंदू समाज से ही झगड़ा है? क्या ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज का मुस्लिम समाज से भी झगड़ा है? अल्जीरिया में कौन दंगा कर रहा है, मोरक्को में कौन कर रहा है, ट्यूनीसिया में कौन कर रहा है,
सीरिया में कौन कर रहा है, इराक में कौन एक दूसरे को मार रहा है, अफगानिस्तान में कौन एक दूसरे को मार रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, मैं इसका बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही ऐसे हैं, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर? नहीं, मैं तो क्या मतलब है? ये सारी मिसालें गिनाने का यहाँ पर क्या मतलब? ये करौली की, राजस्थान की हिंसा की हम बात कर रहे हैं, आप ये सारी मिसालें यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? मैं जब उन्होंने बजरंगी का आया तो मैं एक ही चीज कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसा तबका है जो कट्टर इस्लाम की भावना को बहावी, तबलीगी और देवबंदी इस्लाम को आगे खड़ा रखता है। तो सर वो और कट्टर भावना जो हिंदू समाज की है उसके नाम वो गिना रहे हैं? नहीं, मैंने तो यही है ना कि आखिरकार कट्टरपंथी जो है वो तो हर समाज, हर समुदाय में मिल जाएंगे। और सवाल ये है कि आखिरकार इनको बढ़ावा कौन देता है? 10 सेकंड। आखिरकार कैसे इतना इनको हिम्मत मिल जाती है, बढ़ावा मिल जाता है कि इस तरीके की हिंसा होती है करौली में कि हम देखते हैं वहां पर लाखों लोग जो हैं उनकी जिंदगी पर उसका असर पड़ता है। रुमाना जी बस 10 सेकंड में देखिए, अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर आप नहीं परोस सकते। ठीक है। आप दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पर आपको लगता है कि हिंदू जो है वो दूसरे संप्रदायों से और वहां के समाज से लड़ रहा है? एक उदाहरण आप हमको दिखा करके लिया। लेकिन मुस्लिम समाज का वो तबका, जिनके लिए मैं सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो देवबंदी मानसिकता से हैं, जो तबलीगी मानसिकता से हैं और जो बहावी इस्लाम के कट्टर मानसिकता से हैं, वो दुनिया में हर जगह इस चीज को लेकर के 85% जिनमें मारे जाते हैं वो मुस्लिम मारे गए हैं। मैं फिर जोर देकर के कहता हूं, जो बहावी इस्लाम और जो कट्टर इस्लाम में मारे गए हैं, जो हिंसा में मारे गए हैं, उनमें 85% मुस्लिम आबादी है। समझ नहीं पा रही सर, ये करौली हिंसा से इसे आप कैसे जोड़ रहे हैं? वो लिंक बताइए ना मुझे। मैं वो जोड़ ये रहा हूं कि वो एक ऐसी कट्टरता है जो दूसरे समाज के अनुष्ठानों को स्वीकार नहीं करता है। दूसरे धर्मों के प्रति उसमें आदर का कोई भाव नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे धर्म जो है आप अपनी तरफ से फैसला सुना रहे हैं ना, नहीं, फिर तो आप जांच की बात जांच नहीं कर रहा हूं। मैं एक तो आप जो पुलिस को सामने आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि साहब क्या अगर उकसावा हुआ, आखिरकार ये पूरा झगड़ा क्यों हुआ, किस तरीके से ये हिंसा फैली, फिर तो आप भी उसे एक ही नजर से देख रहे हैं। फिर तो आप भी सिर्फ और सिर्फ यही ब्लेम कर रहे हैं कि साहब वो दूसरा पक्ष है ही ऐसा, वो है ही हिंसा करने वाला, उसी ने कर दिया सब कुछ। सर फिर जांच कैसे होगी सर? फिर वो कौन है जो हिंदू और मुस्लिम को भिड़ाते हैं? उनके चेहरे बेनकाब कैसे होंगे सर? रुमाना जी ये जांच का विषय है, मैं इस बात से आपसे सहमत हूं। मैं तो एक पैटर्न का विश्लेषण कर रहा था कि दुनिया में यदि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है और 85% जो है जगहों पर एक हिस्सा जो है मुस्लिम समाज है, और अब मैं ये चिट्ठी तो दिखाना इसको चाह रही हूं। सोचने की आवश्यकता है। ठीक है सर, मैं ये PFI की चिट्ठी दिखाना चाहती हूँ। मुझे लगता है सलमान निजामी को उस पर जवाब देना चाहिए। ये चिट्ठी है सलमान निजामी जो PFI की तरफ से लिखी गई। अच्छा, 2 अप्रैल को हिंसा होती है करौली में और ये चिट्ठी जो है वो 1 अप्रैल को लिखी गई थी और इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह अंदेशा जताया गया है कि साहब हिंसा हो सकती है, एहतियात बरतिए। बल्कि मुझे ये आगाह करने से ज्यादा आग लगाने वाली चिट्ठी लगती है जो PFI की तरफ से लिखी गई, क्योंकि इसमें जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार राज्य सरकार क्यों आंख मूंदे रही? इस तरीके की चिट्ठियां, इस तरीके के पैम्फलेट्स अगर वहां पर बांटे जा रहे थे तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या ये एक और राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार की नाकामी नहीं है? सलमान निजामी देखिए, चाहे PFI हो चाहे RSS हो, ये तंजीमें जो हैं सिर्फ नफरत फैलाने वाली तंजीमें। आपने दिल्ली दंगे में देखा होगा, आपने कई डिबेट उस वक्त भी किया हमारे साथ। उस वक्त भी कहा गया, ये दलील दी गई कि बाहर से लोग आए थे, कुछ गुंडे आए थे जो अंदर घुस के उनको ये मालूम नहीं था कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान, उन्होंने आग लगाने का काम किया। ऐसे ही वहां भी जो हुआ राजस्थान में, बाहर से लोग आए, गुंडे, उनको किसने भेजा, ये जांच का विषय है। ये इस पर जांच होनी चाहिए कि लोग कैसे अंदर घुस के ऐसे जो बयान देके, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये कौन ताकते हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं? सर आप लोगों की बातें सुनकर मुझे वो याद आने लगती है कहावत जिसमें कहते हैं ना कि साहब सांप गुजर गया अब लकीर पीटते रहिए। भाई आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग राज्य सरकार वहां पर चला रहे हैं, कमान आपके हाथ में, जांच कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी थी कि पहले से ही एहतियात बरती जाए? किसकी जिम्मेदारी थी कि पहले से ही अगर इस तरीके के वहां पर लोग हैं जो उकसाने के लिए, हालात बिगाड़ने के लिए, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए वहां पर मंसूबे पाल रहे हैं, तो उन पर लगाम लगाई जाए। इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना सर, ये राजस्थान अशोक गहलोत सरकार की नाकामी की चिट्ठी है, इसीलिए कह रही हूं मैं।
ये एक हादसा है। मैं कह रहा हूं 600 दंगे हुए 7 साल में, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन ताकते हैं इनके पीछे। ये आग जो मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में फैलाई जा रही है, कौन ताकते हैं? कौन लोग हैं जो इनको शीन करते हैं? नहीं, दरअसल सलमान निजामी दिक्कत यही है कि अगर दंगे हमारे राज्य में होंगे तो फिर हम 700 दंगे गिना देंगे पुराने, अगर दंगे उनके राज्य में होंगे तो फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, फिर हम उनको बख्शेंगे नहीं, फिर हम ये कहेंगे कि साहब ये तो इन्होंने एक भारत को कई देश में बांट दिया, फिर हम ये कहकर उन पर हमला करेंगे, फिर हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, फिर हम कहेंगे कि ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति करते हैं, फिर हम उन्हें बख्शेंगे नहीं क्योंकि तब उनके राज्य में दंगे हो रहे होंगे। ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए प्रेम शुक्ला। क्योंकि आज जब राहुल गांधी आते हैं तो वो कहते हैं कि साहब एक भारत को कई देश में बांटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। प्रेम शुक्ला, देखिए, एक भारत को बांटने का दुष्कर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के राज में हुआ था। उसके अलावा भारत को बांटने का प्रयास हमेशा से जम्मू एवं कश्मीर भारत से न जुड़े, यह दुष्कर्म तो कांग्रेस का ही था। और आज जो है राजस्थान की जो घटना हुई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत को शोभा यात्रा पर पथराव करने का षड्यंत्र किसने रचा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? तो क्या श्रीमान नरेंद्र मोदी रोक रहे हैं? श्रीमान राहुल गांधी अशोक गहलोत से बात नहीं करते क्या? अशोक गहलोत को फोन उठाकर कहे और कहे कि भाई आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक दंगे कर रहे हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कैसे जो है बाहर के लोग हैं, बार बार बाहर के लोग कह रहे हैं सलमान निजामी, कृपा करके बताए ना, बाहर के लोग जो है कानून पत्र वहां के मकानों के छतों पे कैसे ले गए? दीदी के बीच में चिल्ला रहे, मेरे को शांति से सुन रहा था, जरा इनकी आवाज बंद कीजिए, ये अनायास चिल्ला रहे हैं। मैं इस तरह चिल्लम चिल्ली वाली बहस नहीं करना चाहता। सलमान निजामी जी, आप देखिए, वैसे भी स्काइप से जुड़े हुए हैं सर, वैसे भी ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड पहले प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। 1 मिनट प्रेम शुक्ला जी बात पूरी करने। सर आइए जी। तो ऐसे में जब आप सामने से दिखाई दे रहा है कि पीएफआई की चिट्ठी के बाद भी आप करौली में सिर्फ 30 पुलिसकर्मी तैनात करते हैं, वहां ड्रोन कैमरों की तैनाती नहीं होती है, वहां पर अभी तक ये षड्यंत्र किसने रचा उसकी गिरफ्तारी होने की दिशा में किसी प्रकार का प्रयास नहीं हुआ। श्रीमान अशोक गहलोत आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि करौली के जो दंगा पीड़ित है उनके साथ न्याय होगा, तो ये अन्याय कौन कर रहा है? और श्रीमान राहुल गांधी आप बताइए ना, करौली राजस्थान क्या इस देश का अंग नहीं है? बिल्कुल। और जब आपका वहाँ शासन है तो वहाँ न्याय सुनिश्चित करना क्या आपका दायित्व नहीं है? वाजिब सवाल सर, बहुत वाजिब सवाल। सलमान निजामी को अब आना चाहिए। सलमान निजामी, क्यों वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए? क्या अशोक गहलोत सरकार चाह रही थी वहां पर इसी तरीके से दंगे भड़के, या फिर अशोक गहलोत सरकार को हिंदुओं की जो धार्मिक भावना है उसका मान नहीं रखना था, उसका अपमान करना था? चक्कर क्या है सर, बताइए ना। मैंने सवाल जवाब नहीं दिया। जहां जहां विपक्ष सरकार में है वहीं दंगे क्यों होते हैं? ये क्या साजिश है? किसकी साजिश है? डायरेक्टली लगता है कि जहां बंगाल में भाजपा नहीं है वहां दंगे होते हैं, दिल्ली में दंगा हुआ वहां भाजपा नहीं है, राजस्थान में भाजपा नहीं है वहां दंगा हुआ। होता है कि दंगा कराने वाले कौन लोग हैं? और सरकार आपका निकम्मापन नहीं है जी मियां, वो साफ कर दिया कि आपके नेता जो है दिल्ली में उन्होंने बयान दे दिए, देश के गद्दारों को गोली मारो। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था, हम भूल गए क्या? गद्दारों को गोली मारने पे आपको क्यों पिड़ौरी? आप गद्दार हैं क्या? गद्दारों पार्टी उनको बेचती है, मुझे बताइए आप गद्दार है क्या? जब भाजपा रूल कर रही है कौन सा दंगा वहां हुआ? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है संगीत रागी जी को आना चाहिए। संगीत रागी जी, ये जो एक बात कही जा रही है कि साहब जहां जहां विपक्ष सत्ता में है, जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहीं पर दंगे क्यों हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब किताब हो गया कि भाई सारी बागडोर आपके हाथ में है और आप पलट कर कहें कि साहब ये विपक्ष में है, यही सारा खेल कर रहे हैं। ये क्या तर्क हुआ? देखिए इसका एक कारण है, उनको लगता है कि यदि मुस्लिम समाज के लोग यदि दंगे करते हैं, जो उनमें जो अराजक तत्व है मुस्लिम समाज के अंदर, उनको लगता है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए इतना ज़्यादा प्रतिबद्ध है कि यदि हम ऐसा कुछ करते भी हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन नहीं होता। यही हालत अखिलेश सरकार की थी। और लेकिन मैं कह रहा हूं
ये राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये जो सेकुलरिज्म का जो सिद्धांत लेकर के चल रही है, यही कांग्रेस को डुबाने का भी काम कर रही है, क्योंकि इसी की प्रतिक्रिया हिंदू समाज की तरफ से हो रही है। अब आने वाले चुनाव में या आने वाले किसी भी चरण में आप यदि उत्तर प्रदेश में यदि मुस्लिम समाज को पॉलराइज करने के लिए कि आने वाले चुनाव का भी जिक्र नहीं, मैंने कह रहा हूं आने वाले समय में राजस्थान में जब चुनाव होगा तो यकीन से मैं ये बात मुद्दे बनेंगे, ये मुद्दे बनेंगे। करौली हिंसा, करौली दंगा का जो मामला है, ये बार बार याद दिलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि आतंकी हाफिज सईद को लेकर बड़ा फैसला जो अदालत की तरफ से दिया गया है और हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई गई है। आतंकी फंडिंग मामले में हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग का यह मामला है, 2 मामले एंटी टेरर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। पहले से ही 39 साल की सजा काट रहा है हाफिज सईद और अब ये 2 मामले एंटी टेरर कोर्ट ने जिसमें 31 साल की सजा का और ऐलान किया है। मतलब कुल मिलाकर सजा हो गई 70 साल की। 70 साल की सजा का अब तक ऐलान हो चुका है आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ और साथ ही 3,40,000 का जुर्माना भी हाफिज सईद पर लगाया गया है। टेरर फंडिंग केस में आतंकवादी हाफिज सईद को 31 साल की सजा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।